okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, our stars align. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different road. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact. हम लोग रेडी हो चुके हैं पूरे एंड हमारी बाइक भी रेडी हो चुकी है। बहुत सारे काम किए मैंने बाइक पे एंड अब हम बस निकल रहे हैं। तो मैं निकलता हूँ। अब तक धूप थी, अब बादल आ गए। हमने ऐसे प्रिपरेशन करते करते हम लोगों ने 2 घंटे कर दिए। 12 बज गए ऑलमोस्ट। हम 1 बजे तक पहुँचेंगे। पहले हम लोग एक जगह रुकने का प्लान करेंगे जहाँ अच्छी पे जगह। फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग का। तो चलो मैप लगाते हैं और निकलते हैं। साइकिल आ रहे हैं। I love the fact I didn't let her go. Hello guys. Hello guys. Good morning. Good morning या good afternoon. Actually good afternoon. Good afternoon हो चुका है वैसे। फिर से। Hello everyone. guys. Good afternoon from Netherlands. This is Wish. This is Trip. तो वेलकम टू आवर चैनल। आज का आपने टाइटल देख ही लिया होगा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताने वाले हैं हम लोग। बट हम लोगों ने सोचा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ थोड़ा घूम भी लेते हैं, तो हम लोग बाहर निकले हैं एंड आपको जा रहे हैं। यस एंड आपको हर पॉइंट हम लोग थोड़ी थोड़ी देर में बताते हुए चलेंगे। यस तो हम हार्लिम जा रहे हैं। कुछ 17 किलोमीटर दूर था जैंडम से, तो हम बाइसिकल से ही आए। तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल बाइसिकल है जो 25 की स्पीड से चलती है, तो हमें कुछ ज़्यादा लगता नहीं है। यस यहाँ और पे नज़ारे देखो कितने अच्छे हैं। यस यहाँ पे लीगल एक्चुअली 25 है, तो इसमें हम लोगों ने 25 सेट किया हुआ है एंड अदरवाइज कंपनी फैक्ट्री सेट भी 25 ही है। अदरवाइज तो 50 पे भी चलती है, बट 25 भी हो जाता है, संभालने के लिए नहीं होता है क्योंकि छोटी छोटी रोड होती है। और जो आप पीछे देख रहे हो हमारे रोड, ये पूरी बाइक रोड ही है। तो बहुत ही कार के लिए नहीं, सेपरेट बाइक्स के लिए बनाए। तो बहुत मतलब फ्लेक्सिबल होता है बाइक से चलना। तो अभी हम निकल चुके हैं, हमारा ऑलमोस्ट 30% रास्ता हो चुका है। तो अभी और 30 मिनट्स का रास्ता बचा है। तो चलते चलते बात करते हैं और हर एक पॉइंट बताते हैं हमारे एक्चुअल एक्सपीरियंस के साथ, कि पहले हमें ज़्यादा चीज़ें पता नहीं थी, हमने कलीग से फ्रेंड से पता की और वो हम इम्प्लीमेंट करते गए और उस टाइप से हमने हमारा कॉस्टिंग है उसको कम करा, सेविंग की। अभी 2 साल हो गए हमें और अभी हम घर लेने का भी सोच रहे हैं। उसका अलग से ब्लॉग बनाएंगे कि कैसे ले सकते हैं और कितनी यहाँ पे कॉस्टिंग है, मॉर्गेज कैसे लेते हैं। तो आपने देखा होगा कि आपकी यहाँ पे जॉब भी लगेगी, इसलिए आप यहाँ पे आ रहे होगे। तो आप यहाँ पे इस वीडियो के स्टार्टिंग से ही देख सकते हो कि सराउंडिंग कैसी है। पूरा नेदरलैंड्स ऐसा ही है, फ्लैट है, साइड में हिल्स नहीं है। यहाँ पे फार्म होते हैं, जैसे समझ लो शहर के साथ में ही फार्म होंगे, आप उन्हीं के पास में रह रहे होगे। बस सिटी के अंदर नहीं, सिटी के थोड़े से बाहर। हम लोग भी सबब में रहते हैं क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का वीडियो है, तो हम लोग बताएंगे कि कॉस्ट कटिंग कैसे करते हैं, कॉस्ट सेविंग्स कैसे करते हैं, तो कहाँ रहना चाहिए, यानी यूरोपियन स्टाइल कैसे रहना चाहिए, कैसे ग्रीनरी के साथ कैसे रहना चाहिए। तो हमें अभी गाय दिखी तो हमने सोचा यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने जो घर से स्टार्ट किया था वीडियोस का आवाज का दिक्कत होगी, तो अच्छा हमने चेक कर लिया। तो अभी निकलते हैं। आप देख रहे हो कि मौसम खराब हो गया। जब हम घर से निकल रहे थे धूप थी, अभी फिर से बारिश है और 1 महीने से ऐसा हो रहा है। हम वेट कर रहे कि कौन सा वीकेंड अच्छा हो, थोड़ा सनी हो डे और हम निकले, इंजॉय करे डे। बट आज हमने सोचा कि आज सैटरडे, बट हमने सोचा कि छोड़ो, अब निकलते, देखा जाएगा कि कैसे हम वेदर को फेस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो डच लोग होते हैं वो कुछ नहीं समझते कि रेनी डे या सिर्फ विंडी डेज को वो निगलेक्ट करते हैं, अदरवाइज हर डे को वो इंजॉय करते हैं। यस यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा अलग है, जो इंडिया में वैसा नहीं होता है। मतलब हम लोगों ने ऐसा होगा,
कि जैसे अभी पूरे बादल है ऊपर, 1 सेकंड के अंदर पूरी धूप आ जाएगी, बहुत देर तक धूप रहेगी, फिर बारिश शुरू हो जाएगी जो क्या पता पूरे दिन चलती रहे, उसके बाद हवा बहुत तेज चलने लगेगी। मतलब हर चीज मिक्स है, क्योंकि शायद बाजू में समुंदर है तो कुछ और होता ही नहीं है। कोई हिल नहीं है तो कांस्टेंट वेदर नहीं होता, यहाँ पे चेंज होता रहता है। तो जैसे कि यहाँ की बारिश भी इतनी तगड़ी नहीं होती, जैसे कि इंडिया में ऐसे बारिश हुई हम पूरे गीले हो जाते हैं, यहाँ पे सस्टेनेबल है। जो कोई हिल नहीं है, हम लोग ऐसा बोल रहे हैं ना, जैसे अभी पास में आपको थोड़ा सा हिल दिख रहा होगा, वो थोड़ा दूर है, वो एक्चुअली हिल नहीं है, ये कंट्री के बीच में आपको ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिल दिखते हैं। वो ये लोग क्या करते हैं, डंप, कचड़े का जो गार्बेज डंप है वो एक जगह पे इकट्ठा करते रहते हैं, बड़ा करते रहते हैं, फिर उसके ऊपर पूरा ये सैंड डाल देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, और उस पर ये आपके घास आ जाती है, तो एक्चुअली मेरे को लगता है हिल है और बदबू भी नहीं आती। तो चलो निकलते हैं। हमारी दोनों की साइकिल है और हमने बैटरी को भी लॉक लगाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत चोरी होती है, और ये तारे हम यूज़ करते हैं बाइक को लगाने के लिए, तो ऐसे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, अदरवाइज तुम्हारी साइकिल चोरी हो जाएगी। यहाँ पे क्राइम नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ साइकिल चोरी होती है, पता नहीं क्यों। आनंद की चोरी हो चुकी है, उसके बाद हमने ये 2 लिया। तो अभी निकलते हैं, क्योंकि वेदर कभी भी ख़राब होगा। यहाँ की बारिश बहुत हल्की होती है, कुछ पता नहीं चलता, बट चश्मा ख़राब होता है तो हम कैप लगा के चलते हैं। सही में इतनी हवाई चल रही है, तो निकलते हैं। तो जो ये तो जो ज़ांडाम एरिया है वो एंड टाइम पे है बिल्कुल। जो एम्स्टर्डम एरिया है एंड ज़ांडाम एरिया है, उसके बीच में रिवर जाती है, तो उसमें जाने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो कार से जाते हैं लोग, जो ब्रिज से जाते हैं, जो दूर दूर होते हैं, और ये एक फेरी है जो फ्री होती है गवर्नमेंट के थ्रू, और हर 10 मिनट में चलती है। तो इसमें बाइक की जगह होती है और कार की जगह होती है। यस, एंड हम लोगों को अभी हार्लेम जाना है, तो हम लोग बस वेट कर रहे थे इसका। 5 मिनट का हमने वेट किया मस्त फेरी के अंदर। फेरी की भी राइड हो जाती है फ्री में, एंड ये एक्सपीरियंस है नेदरलैंड्स का। और बहुत बड़ी रिवर है, सही छोटी सी रिवर है। तो आप ये वीडियो इसलिए भी देख रहे होगे कि ये आपकी अभी भी जॉब लगी होगी, एंड आप कंपैरिजन करना चाहते होगे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया में कितना है एंड नेदरलैंड्स में कितना है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा कंपैरिजन ऐसे दिखाएंगे कि इंडिया में कितना होता है हर चीज़ का, जैसे हाउसिंग का, इंश्योरेंस का। एंड ऐसे देखा जाए तो नेदरलैंड्स कॉस्टलीस्ट कंट्री आता है वर्ल्ड में, तो 12th नंबर पे है ये। एंड एम्स्टर्डम देखा जाए तो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट सिटी है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपकी जॉब में सैलरी कितनी होनी चाहिए एंड एक्सपेंसेस कितने होने चाहिए, तब आपकी कितनी सेविंग होगी। तो उसकी भी एक वेबसाइट है, मैं आपको उसका लिंक दूंगा कि आपके इंडिया में जैसे आपकी 30 लाख है या 20 लाख है पर एनम, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए। एग्जैक्ट वो फिगर बताता है, पूरा इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ लिविंग सब कुछ जोड़ के, तो मैं आपको लिंक में डाल दूँगा। तो बस आज अभी मज़े करते हैं। हम लोग यहाँ से जा रहे हैं एंड फेरी चल चुकी है हमारी, एंड अचानक से बारिश हो गई। आपको वेदर का भी दिख गया होगा कितना गंदा वेदर है, अचानक से बारिश। और ये सो फर्स्ट पॉइंट है हाउसिंग, जो कि हम आपको फेरी ख़त्म होने पे बताएंगे। कितने सारे साइकिल की कवर्ड पार्किंग भी होती है, इसका 0.5 यूरो है एक दिन का। ये मतलब मैंने पहली बार ही देखा है कि कवर्ड पार्किंग के पैसे हैं, क्योंकि ये प्राइवेट है, जनरली स्टेशन के बाजू में होती है जो फ्री होती है। और यहाँ CCTV भी होगा तो बनता है, चोरी नहीं होगी। अच्छा, हम लोग को ऐसी जगह खड़ा रखना चाहिए जब भी हम लोग सिटी में जा रहे हैं। कितना प्यारा है। ये कैथेड्रल है, ये यहाँ पे हर सिटी के बीच में एक चर्च होती है, उसी के सामने मार्केट लगता है। हम तो ये ओह अच्छा, ये है क्या मार्केट? चल
I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different road. I love the fact I didn't let her go. She loves the fact that I just let her know. Now we're together, it's a different mode. We getting crazy in a different road. अभी हम लोग कैथेड्रल देख के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था अंदर से। एंड अंदर म्यूज़िक सिस्टम भी बोल सकता हूँ, हमें उतना आइडिया नहीं है, वो इतने बड़े बड़े पाइप, हाँ बहुत बड़े बड़े पाइप होते हैं, उनसे आवाज़ आती रहती है, बहुत अच्छा म्यूज़िक था। चलो हमारे फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो कि हाउसिंग है, क्योंकि आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे घर हैं यहाँ पे। तो आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो, अगर आप सिंगल आ रहे हो तो सबसे बेसिक सा फंडा है कि आप हॉस्टल ढूंढोगे जो सबके साथ रह सको, क्योंकि उससे ज़्यादा तुम्हारी कम्युनिकेशन भी बढ़ेगी, तो लोगों से मिलोगे। दूसरा ऑप्शन होता है स्टूडियो अपार्टमेंट ले सकते हो। तीसरा ऑप्शन होता है शेयरिंग में ले सकते हो। और अगर आप कपल आ रहे हो तो एक 1 BHK यहाँ पे सफिशिएंट होता है लेने के लिए, उससे ज़्यादा अगर नए आ रहे हो तो मत लो, क्योंकि ये एक्सपेंसेस का ही वीडियो हम लोग बता रहे हैं। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग डिपेंड करेगा कि आप कैसा घर ले रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, रेंट स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहे हो, या तो 1 BHK ले रहे हो, वो उस पर भी डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। अगर आप जैसे एम्स्टर्डम में ले रहे हो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टलीस्ट है, तो यहाँ पे आप ऑन एन एवरेज 1 BHK जाता है 1200 से 1700 तक। अगर आप रॉटरडैम में ले रहे हो तो 900 से 1500 तक जाता है, तो वेरी करता है। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा सा बाहर रह रहे हैं, सबर्ब में रह रहे हैं, ऐसा सोच लो कि जांडाम में थोड़ा दूर है वो एम्स्टर्डम से, बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही है, तो हम वहाँ पे आराम से रह सकते हैं। वहाँ पे हम रुपए जितने बचा रहे हैं वो हम सेविंग्स कर रहे हैं उतनी। तो 1 BHK हम लोगों का जैसे 1300 में जांडाम में ले रहे हो तो 900 में मिल जाएगा 1 BHK। एंड अगर आप शेयरिंग में ले रहे हो तो आपका 700 तक जाएगा, क्योंकि आप दूसरे के साथ शेयर कर रहे हो। जैसे 1400 का 1 BHK है या 2 BHK है, तो आप दोनों शेयर कर रहे हो, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अगर आप सिंगल बैचलर आ रहे हो। तो कपल के लिए सही है, 1200 में मिलता है, 1200 से 1700। बट ये डिपेंड भी करेगा कि आपका कौन सा टाइप है घर का। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के घर होते हैं, जैसे एक होता है शेल अपार्टमेंट, एक होता है अपहोल्स्टर अपार्टमेंट, एक होता है फुली फर्निश्ड। फुली फर्निश्ड मतलब वो महंगा ही होगा, जो मैं आपको 1700 की रेंज बता रहा हूँ वो फुली फर्निश्ड वाले हैं। जैसे 1500 में 1 BHK फुली फर्निश्ड मिलता है। बट अगर आप अपहोल्स्टर्ड ले रहे हो तो वो 1200 पहुंच जाएगा। उसमें क्या होगा कि बेसिक आपको किचन की चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे आपका फ्रिज मिल जाएगा, और आपकी किचन की जो बेसिक चीज़ें होती है, डिश वॉशर होता है, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी, और आपको कारपेट मिल जाएगा, आपको खुद से नहीं लगाना पड़ेगा वो। और अगर आप शेल अपार्टमेंट ले रहे हो, मेरे हिसाब से वो मत लेना, क्योंकि आप एक नई सिटी में आए हो, नई कंट्री में आए हो, आप शेल अपार्टमेंट लेते हो और आप वहाँ पे जाके कारपेट बिछा रहे हो, आप मतलब फ्लोरिंग कर रहे हो, वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो शेल को छोड़ दो, वो सस्ते होते हैं बट आप कर नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर पाओगे उसको, कि नए हो एक तो मेरे हिसाब से अपहोल्स्टर्ड बेस्ट ऑप्शन है। 1100 का पड़ेगा, आप आओ, उसके बाद IKEA जाओ या डिफरेंट शॉप्स जाओ, वहाँ पे पूरा फर्नीचर ला के रख दो। वो फर्नीचर भी हम लोगों को शायद 1500 का पड़ा था, उसमें पूरा घर बन जाता है। तो आप जितना सेविंग कर लोगे ये सब करके, उससे अच्छा फुली फर्निश्ड मतलब मेरे हिसाब से। तो ये है पूरा हाउसिंग का। बट ये तो हमने आपको छोटा सा एक सेगमेंट बताया है। आपको अगर पूरा एग्जैक्ट वीडियो देखना है तो हमने इसका डिटेल वीडियो बस हाउसिंग पे बनाया है, पूरे नेदरलैंड्स में कैसे घर लेते हैं। अगर आप इंडिया में बैठ के घर कैसे लेना है वो भी उसमें पूरा दिखाया हुआ है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा, ऊपर या नीचे हम लोग दिखा देंगे। आप उस वीडियो को जाके देखो। अगर स्पेशली अगर आप इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो और वहाँ से ही आपको रेंट पे घर ढूंढना है, तो वो बहुत आपको हेल्प करेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस आते ही लेना बहुत मैंडेटरी होता है, बहुत इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि आपने नहीं लिया तो आपको बहुत बड़ा फाइन पड़ सकता है। तो यहाँ पे एवरेज इंश्योरेंस आता है 120 से 130 पर हेड। तो हम दोनों का होता है 260। एंड इस इंश्योरेंस में सारी चीज़ें कवर नहीं होती है। आपको सब डेंटल का कुछ प्रॉब्लम है, आई का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको बड़ा वाला इंश्योरेंस लेना होता है। और आपको वाकई में कोई दिक्कत होगी
आपको वाकई में कोई दिक्कत होगी तो आपको वो लेना ही होगा, क्योंकि इन केस डेंटल का कुछ आपको प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। रही बात इंश्योरेंस कैसे लेनी है, तो आपको वेबसाइट आती है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो एंड वहाँ पे आप अपनी एज एंड हेल्थ की चीज़ें डाल के आपको परफेक्टली हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट करेगा कि आपको कौन सा लेना है और उसकी प्राइस कौन सी है और किसी वेबसाइट पे लेना है। तो आप वो वेबसाइट पे जाके अपना हेल्थ इंश्योरेंस कंपेयर कर सकते हो। एंड एक और चीज़ है कि सपोज़ आप इंडिया की कंपनी से रिक्रूट होके आ रहे हो तो कुछ कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस खुद ही देती है, तो आप वो भी चेक कर लेना। और आप ये भी चेक करना कि उस हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या आपको मिल रहा है और क्या क्या आपको चाहिए और क्या क्या आपको लेना है, तो वो मेक श्योर करना और हेल्थ इंश्योरेंस आते ही लेना। वो एक्स्ट्रा खर्चा लगता है बट क्या करें, यहाँ पे लेना पड़ता है। इंडिया में तो चलता ही रहता है और हमारी कंपनीज देती है, बट यहाँ पे हर कंपनी नहीं देती है। सो या दिस इज अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस। अब अगला पॉइंट अगले स्पॉट पे डिस्कस करते हैं। तो देखो कितने मस्त खेल रही है, इनके लिए तो जन्नत होती है ये। चलो आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है यूटिलिटीज़। जैसे आप इंडिया में रहते हो, आपको इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट करना पड़ता है, गैस का पेमेंट आप सिलेंडर गवर्नमेंट सब्सिडी से मिलता है, वो सस्ता मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी सब्सिडी होती है बट यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है एंड गैस देनी होती है। और गैस बस खाने के लिए नहीं यूज़ होती है, गैस एक्चुअली आपको घर का हीटिंग करती है। गर्म पानी जो आपके हर टैप से आता है वो भी गैस के थ्रू आता है। तो आपको जब आओगे यहाँ पे तो यूटिलिटी की पेमेंट करनी होगी, उसके लिए प्रोवाइडर ढूंढना पड़ेगा। उसके लिए मैं वेबसाइट डाल दूंगा, उसमें वो कंपेयर करके बताएगा कि आपके एरिया में सबसे बेस्ट कौन सा है आपके हिसाब से, एक इंसान रह रहा है या 2 इंसान रह रहा है। तो मैं अपने रेट बताता हूँ। जैसे हम लोग 2 लोग रह रहे हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस दोनों मिला के 120 पड़ता है एंड 120 यूरोस पड़ते हैं दोनों को मिला, 2 लोगों के, जो कि अब प्राइस सीलिंग कैप कुछ ना कुछ लग रहा है बट ऑन एन एवरेज आप समझ लो 120 यूरोस लगेंगे, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस दोनों कवर होगा। एंड अगर आपके घर में सोलर पैनल लगे हुए हैं, आप ये देख सकते हो जब आप रेंट कर रहे हो कि सोलर उसमें है कि नहीं है। अगर सोलर पैनल लगे हुए हैं तो आप एक्चुअली अपनी इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट को भी दे रहे हो तो वो और कम हो जाएगा, तो ऑन एन एवरेज 90 पहुंच जाएगा। एंड जब आप घर ले रहे हो तो आपको एनर्जी लेवल लिखा होगा उसमें, ABCDE तक जाता है शायद। ए मतलब सबसे बेस्ट होता है, वो जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ A++, जो मैं प्राइसेस बता रहा हूँ वो ए के बता रहा हूँ। A++ होगा तो समझ लो 110 लगेगा, बट अगर सोचो C हुआ और D हुआ तो ये पहुँच जाएगा 170 और 200। तो आज के ज़माने में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा मायने रखता है। जब से यूक्रेन वॉर हुई है और इन्फ्लेशन हुआ है, तो यूक्रेन वॉर की वजह से गैस सिस्टम पूरा रशिया से आ रहा था वो बंद हो गया है, इसीलिए पूरे प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो वो आपको जब भी घर देख रहे हो तो पक्का देखना कि ए है कि नहीं है। तो ये था हमारा यूटिलिटीज़ का। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अन्य बोर्ड की रुकिए, वो वेट कर रहे हैं, वहाँ रेड लाइट है। अब वो जो ब्रिज है वो खुलेगा फिर हो जाएगी। मस्त सिस्टम है ना, यहाँ पे रेड लाइट बोर्ड की भी होती है। हमारा अगला पॉइंट है मोबाइल नेटवर्क एंड वाईफाई एंड इंटरनेट। तो वाईफाई की पहले बात करते हैं। तो घर के अंदर आप अनलिमिटेड डेटा ले सकते हो और हम जियो का यूज़ करते हैं। तो इसके भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो प्राइसेस एंड नेटवर्क आपकी लोकेलिटी के हिसाब से। तो जैसे कि हम हर पॉइंट में बता रहे हैं कि आप कंपेयर कर सकते हो, तो यहाँ पे हर चीज़ की कंपैरिजन वेबसाइट है। तो हम सबकी लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप कंपेयर करो, देन यू कैन हैव वन बेटर ऑप्शन फॉर योरसेल्फ। तो हम जियो का यूज़ करते हैं एंड जियो की एक अच्छी बात ये है कि उनका एक एप्लीकेशन आता है जिसे जियो स्मार्ट बोलते हैं एंड वो कहीं पे भी इंटरनेट पकड़ता है। जहाँ पे सपोज इस बिल्डिंग में जियो का कोई यूज़ कर रहा है तो मुझे वो इंटरनेट मैं वाईफाई से उसका इंटरनेट यूज़ कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई मोबाइल इंटरनेट। तो वो काफ़ी रिलायबल ऑप्शन है और बड़े बड़े सिटीज़ में जियो का है तो वो मिल ही जाता है। हम बहुत सारी जगह पे जियो का इंटरनेट पकड़ लेते हैं। और दूसरी चीज़ है मोबाइल है क्या? तुम बोल दो, तुम्हारे पास माइक है ना? या यहाँ पे दिख रहा है। तो
अपने जिगो वाईफाई पकड़ रहा है और हम लोग अभी दूसरे सिटी में घूम रहे हैं। राइट, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और दूसरी बात मोबाइल नेटवर्क की, तो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क है, जैसे मेरा अलग है, आनंद का अलग है। तो आपको किस टाइप का नेटवर्क चाहिए वो आपको पहले डिसाइड करना है। उसकी भी वेबसाइट आती है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। तो जैसे कि हमारा एवरेज बिल आता है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं होता जैसे इंडिया में होता है कि 1 GB का डेटा अनलिमिटेड पर डे। यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव होता है इंडिया के हिसाब से, कंपेरिजन से। यहाँ पे प्रीपेड नेटवर्क होता है, तो हमारा एवरेज आता है 8 से 13-14 यूरोस पर मंथ। तो यहाँ पे वेबसाइट पे जाके हमें खुद बिलिंग करनी पड़ती है, तो इट्स लॉन्ग प्रोसेस जो आनंद ही हैंडल करता है। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका इंटरनेट कॉलिंग, रोमिंग कॉलिंग, तो वो सब आपको काउंट करना पड़ता है कि आप कितना यूज़ करोगे, उसके हिसाब से आप मंथली प्लान ले सकते हो। जैसे मेरा इतना कुछ मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मेरा छोटा सा प्लान है। आनंद बाहर ज़्यादा काम करता है तो उसको इंटरनेट का ज़्यादा एक्सेस लगता है, और हम दोनों भी घूमते तो हम आनंद का ही इंटरनेट ज़्यादा यूज़ करते, तो उसका थोड़ा बड़ा प्लान है। उसके लिए उसका मंथली उसको इंटरनेट ज़्यादा मिलता है, तो वो भी आप कैलकुलेट करो कि आपको किस टाइप से चाहिए, और उस टाइप से आप अपना मंथली बिलिंग कर सकते हो। सो ये था मोबाइल इंटरनेट का। और आगे जाके अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है टैक्सेस, जो कि आपका बहुत बड़ा अमाउंट होता है। मंथली बड़ा नहीं होता, ईयरली बड़ा होता है। तो ये ईयरली टैक्सेस आते हैं। अगर ये भी डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रह रहे हो, बट इसकी कोई वेबसाइट नहीं है जो आपको बताएगी कि वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी कितना टैक्स ले रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा टैक्स है। तो सबसे बड़ा होता है म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, जो कि 1 साल में 1 बार आता है, एंड उसका ऑन एन एवरेज कुछ 400 से 500 यूरो जाएगा, डिपेंडिंग ऑन कि आपका कौन सा एरिया में रह रहे हो। सबसे मेन होता है म्यूनिसिपैलिटी, जैसे मैंने आपको बताया। फिर बाद में होता है सीवेज टैक्स, जो कि कम होता है, शायद वो 50 यूरोस में कुछ होता है शायद, बट जनरली वो सब इंक्लूडेड होता है। तो दूसरा होगा सीवेज टैक्स। तीसरा होता है वाटर टैक्स। वो थोड़ा अजीब होता है कि कंट्री कितनी मेहनत कर रही है वाटर को रोड से हटाने के लिए। तो कैनाल जितनी भी हैं यहाँ पे, आपने जितनी भी कैनाल देखी होगी, विंड मिल भी होते हैं जिसके लिए फेमस है, तो उसका टैक्स होता है अलग से, जो होता है वाटर टैक्स। तो ये सब ऑन एन एवरेज ला लो तो साल में आपको 600 यूरो तो देने हैं टैक्सेस पे, 600 या 700। हाँ, बट एक ही बार आता है जब वो लेटर आता है, नीला लेटर होता है वो, तो फिर लगता है यार और हाँ सॉरी, मैं जो ये बता रहा हूँ 2 लोगों के टैक्सेस हैं। तो आपका टैक्सेस डिपेंड करेगा कि आपका कितने लोग हैं। तो जैसे 2 लोग हैं तो ज़्यादा सीवेज होगा, घर बड़ा, एरिया बड़ा होगा, एंड वाटर टैक्स भी आप ज़्यादा लोग हो तो ज़्यादा आपको देना पड़ेगा। आप सिंगल लोग हो तो वो कम होगा, तो शायद वो 250 या 300-400 करीबन होगा आपका। तो ये है बड़ा सा पॉइंट जो कि टैक्सेस का है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। अब आते हैं आउटसाइड फूड को लेके। आउटसाइड फूड में पर मंथ कितना एक्सपेंसेस आते हैं उस पर बात करते हैं। तो जनरली यहाँ पे आउटसाइड फूड का कल्चर उतना नहीं है जितना इंडिया में है। यहाँ पे जैसे अगर आप 2 लोग जा रहे हो बाहर खाने के लिए, तो एक बार में 3 कोर्स मील पे 50 से 60 यूरोस का खर्चा लगता है। एंड अगर आप इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में जा रहे हो, जो कि जनरली फास्ट फूड वाले होते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स हो गया, सबवे हो गया, उसमें 10 से 20 यूरोस पे 2 लोगों का खाना हो जाता है। और अगर आप टू गो वाले पे जा रहे हो, जिस पे जाके आपको बनाया खाना मिलता है, और बाहर यहाँ पे ऐसा कल्चर है कि रास्ते में लोग ज़्यादा खाते हैं। जैसे सुबह ऑफिस जा रहे हैं तो ले लेंगे, एंड ऑफिस में रास्ते में खा लेंगे, जैसे ट्रेन में खड़े खा लेंगे, ऐसे करके। उसका हो जाता है 5 से 10 यूरोस। जो एल्बर्ट हाइन जैसे जो सुपर मार्केट है, उसी की एक ब्रांच होती है जो बस टू गो खाना, जो रेडी टू ईट वाला खाना देती है, जैसे रैप हो गए, रोल्स हो गए, सैंडविचेस हो गए, डिफरेंट टाइप की। तो वो आपको 5 से 10 का खर्चा का लगता है। जो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन पे एक अलग से शॉप होती है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुबह अगर ऑफिस जा रहे हैं तो सीधे उस पर जाएंगे, खाना लेंगे, एंड रास्ते में खाते हुए जाएंगे, प्लेटफॉर्म पे खड़े खाते हुए जाएंगे। तो ये है आउटसाइड फूड का पूरा ओवरव्यू, कितना जाता है। एंड मेनली मैं एवरेज बता सकता हूँ कि 56 से 60 3 कोर्स मील के लिए जाता है। एंड अगर आप स्पेशली इंडियन फूड खाने के लिए जा रहे हो तो उसका भी सेम 50 से 60 के लिए। यस, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के लिए। तो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पे, जो है ट्रैवल।
ट्रैवल एक्सपेंसेस यहाँ पे कितने होते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन की 1 by 1 बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्री ट्रांसपोर्टेशन होती है बाइसिकल, क्योंकि आपको पता ही होगा कि नेदरलैंड्स में लोगों से ज़्यादा साइकिल बारिश कितनी हो रही है, एकदम से बारिश होने लगती है। बट हम शूट नहीं रोकेंगे। हम सही जगह खड़े हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी, हाँ, नेदरलैंड्स में आपको पता ही होगा कि लोगों से ज़्यादा यहाँ पे बाइसिकल की लोगों से ज़्यादा यहाँ पे नंबर ऑफ बाइसिकल ज़्यादा है। तो इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पे लोग बाइसिकल कितना यूज़ करते हैं। और यहाँ पे रीज़न भी बनता है क्योंकि ये फ्लैट ज़मीन है, ऊपर से यहाँ पे हर जगह जाने के लिए सेपरेट रास्ता होती है, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। और जब आप इंडिया से डायरेक्टली आओगे नीदरलैंड्स, तो आपको यहाँ पे बाइसिकल लेनी हो तो चार्जेस पड़ते हैं 50, सेकेंड हैंड लेनी तो 50 से 100 यूरो तक होती है। जैसे मैंने 50 की ली थी, आनंद ने 120 की ली थी, और मेरी ज़्यादा अच्छी थी जो आज तक चल रही है। और उसके बाद आनंद ने फिर डिकैथलॉन से ली, जो नई आपको लेनी है 300 450 तक है ना, यूरोस तक है ना, आपको डिकैथलॉन से अच्छी मिलेगी। बाकी की जगह पे बहुत महंगे प्राइसेस होते हैं हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो आनंद ने ली थी और वो शायद 6-7 महीने के बाद चोरी हो गई हमारे पार्किंग से ही, घर वाले। फिर उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल ली। तो इलेक्ट्रिकल बाइक्स की भी मैं प्राइस बताऊंगी। तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर जा रहा है, पीछे ट्रेन स्टेशन है, रोड पे गाड़ियाँ चल रही है, इधर बोट चल रही है। तो ये कितना परफेक्ट बैकग्राउंड है ट्रैवल के बारे में बात करना। ठीक है, इलेक्ट्रिकल हम 2 साल के बाद फिर हमने इलेक्ट्रिकल बाइक ली। एंड वैलेंटाइन डे पे हमें ऑफ़र मिला था कपल बाइक का, तो हमें 1800 यूरोज़ की 2 बाइक्स ली है। तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी डील थी। तो हम अब भी कहीं पे भी जाते तो बाइसिकल से ही जाते हैं। स्पेशली कुछ सामान खरीदना हो तो पीछे आप डाल दो और कुछ भी मेहनत नहीं है। अभी हम 17 किलोमीटर का ट्रैवल करके आए 40 मिनट्स में और हमें कुछ नहीं लगा। तो या सो दिस इज़ अबाउट बाइसिकल। इनकी पार्किंग फ्री होती है, आना जाना फ्री होता है, सिर्फ तुम्हें चार्जिंग करनी होती है, उतना ही तुम्हें ज़्यादा चार्जेस लगते हैं। और सेकेंड है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। नीदरलैंड का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी अच्छा है एंड यहाँ की कनेक्टिविटी भी अच्छी है। तो यहाँ पे इंटरसिटी ट्रेन, मेट्रो, उसके बाद ट्रैम जो वेस्ट बंगाल में भी होती है, आपने मूवीज़ में देखी होगी, और उसके बाद होती है वाटर टैक्सी, और उसके बाद होती है बसेस। तो आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आप इंटरसिटी यूज़ कर सकते हो, एंड आपको सिटी के अंदर जाना है तो आप मेट्रोज यूज़ कर सकते हो, उसके बाद बस यूज़ कर सकते हो, ट्राम यूज़ कर सकते हो। एंड बस स्पेशली स्पेशल केस में काम आती है जहाँ पे मेट्रो लाइंस नहीं होते या ट्राम की लाइंस नहीं होती, वहाँ पे बस काम आ जाती है। जैसे कि रॉटरडैम में हम जब रहते थे, हम नॉर्मली बस यूज़ करते थे, हमें अफोर्डेबल होती थी, बट बस से टाइम ज़्यादा जाता है। तो इनकी जो प्राइस होती है वो कैसे पे करना है, मतलब टिकट खरीदनी पड़ती है या कुछ होता है तो वो मैं बता। तो यहाँ पे 3 टाइप के कार्ड होते हैं। तो बेसिक, आप एज अ टूरिस्ट आ रहे हो तो आप नॉर्मल टिकट ले सकते हो, उससे आप ट्रैवल कर सकते हो। एंड आप बेसिकली स्टार्टिंग में रहने आ रहे हो तो आप विदाउट आईडी आप एक कार्ड ले सकते हो जिसको एनोनिमस कार्ड बोलते हैं, एंड जिसको आपका आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट उससे आपको जो पासेस होते हैं ना, जैसे वीकली पासेस, उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते। तो उसको लेने के लिए आपको पर्सनल कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ता है एनएस के वेबसाइट पे जाके, एंड उसके बाद वो आपके घर पे एड्रेस पे आता है, जिसके ऊपर आपका नाम होता है, आपका फ़ोटो होती है, एंड उससे आप ज़्यादा पासेस का बेनिफिट्स ले सकते हो बेसिकली। तो ये सारे पासेस हो गए। और एक स्पेशल पास होता है, तो इन केस आपकी कंपनी आपका ट्रांसपोर्टेशन आने जाने का खर्चा उठा रही है तो आपको बिजनेस कार्ड देती है, तो अलग से कार्ड होता है, जैसे कि वो फ्री होता है। जैसे कि आनंद ऑफिस आने जाने के लिए उसके कंपनी वाले खर्चे उठाते हैं, तो उसको बिजनेस कार्ड मिला है तो आने जाने के लिए वो उससे पे करता है, एंड कंपनी उसका पे करती है। तो ये ज़्यादा यूज़ में तब आता है, जैसे कि अभी तो हम एम्स्टर्डम के पास में रहते तो ज़्यादा खर्चा नहीं आता। पहले आनंद 4 महीने रॉटरडैम से एम्स्टर्डम तक की इंटरसिटी लेता था, जो आता था 1 वे 15 यूरो, विच इज़ रियली एक्सपेंसिव। तो वो कंपनी खर्चा उठाती थी। तो यहाँ पे वीकेंड के पासेस होते हैं, डेली पासेस होते हैं, जिससे कि आप एवरेज अमाउंट से कम पे करते हो।
तो और रही बात इसकी डिटेल में जाने की, तो मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको और पासेस के बारे में बताऊंगी। जैसे मैं आपको एक स्पेशल पास बताऊंगी, ये आउट ऑफ द टॉपिक है कि जर्मनी में जैसे कि समर वैकेशन जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम पे आप सिर्फ 50 यूरो पर मंथ का एक पास ले सकते हो, जिसमें आप ऑल ओवर जर्मनी में घूम सकते हो। कुछ ट्रेन अलाउ नहीं होती उस पास से, बट ऑलमोस्ट सारी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अलाउ होते हैं। तो इस टाइम पे जर्मनी में ज़्यादा लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे नीदरलैंड्स में जैसे जर्मनी में 50 यूरोज़ का होता है, वैसे नीदरलैंड्स में यहाँ पे 99 यूरोज़ का होता है। तो पीक आवर में हाँ, और ये जो कार्ड होता है ऑफ पीक आवर्स में आपको फ्री में आप ट्रैवल कर सकते हो। तो मैंने जितने भी नीदरलैंड के पासेस देखे हैं वो ऑफ पीक आवर के लिए ही बेनिफिटेबल होते हैं, क्योंकि हमने भी आई थिंक सो, तो ये भी आप चेक कर सकते हो। और NS के सारे वेबसाइट पे भी मिलते हैं एंड इनका एप्लीकेशन भी होता है जहाँ पे आप पास का अपडेट देख सकते हो। सो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हमने पूरा डिटेल में अभी देखा, और इसमें और डिटेल में जो पासेस होते हैं इसके हम अलग से वीडियो बताएंगे, क्योंकि अभी आपके लिए ओवर वार्मिंग हो जाएगा। और रही बात उस कार्ड को कैसे यूज़ करना है, तो आपको हर जगह पे उसका टैपिंग, जैसे बस के एंट्री में, ट्रैम के एंट्री में उसको टैप करना है और निकलते वक्त फिर से टैप करना है। तो इन एंड आउट ऐसे चार्जेस वो डिस्टेंस के वाइज से आपको चार्ज करता है। तो ये हर जगह पे आपको दिखेगा टैप करने वाला मशीन। और रही बात कॉस्टिंग की, तो आपके डिस्टेंस के और आपके यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, बट मैं काउंट करूँगी कि 50 यूरो पर मंथ आप काउंट रख सकते हो कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में लग सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, एज पर यू, मतलब डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप से ट्रैवल कर रहे हो। तो अभी हम प्राइवेट व्हीकल की बात करते हैं। एक चीज़ दिखा दो पहले। यहाँ पे ब्रिज ऊपर हुआ, ये नीदरलैंड की खासियत है। तो यहाँ के जो ब्रिज होते हैं वो ऊपर हो जाते हैं, जब बोट आनी होती है बहुत बड़ी, एंड जब बोट आती है तो ऊपर हो जाता है, ट्रैफिक रुक जाती है, बोट चली जाती है, फिर नीचे हो जाता है। और कुछ कुछ तो हमने ऐसे भी देखे जो मैन्युअली ऑपरेट होते हैं। आई डोंट नो हाउ दे वर्क, इट्स क्रेजी। तो ये अब 5 मिनट तक ऐसा ही रहेगा, तो आप इंजॉय करो बैकग्राउंड। तो मैं प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रही थी। तो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कुछ भी ओन कर सकते हैं। तो 2 व्हीलर की बात करती हूँ मैं पहले, क्योंकि हम खुद ओन करते हैं। तो यहाँ पे 2 व्हीलर ओन करना कॉमन बात नहीं है, ये कूल यो लोग ओन करते जिनको 2 व्हीलर पे घूमना पसंद है। तो हम इंडिया में भी घुमा करते थे, तो हमने सोचा कि यहाँ पे भी ले लेते हैं। और हमने यहाँ पे आने के बाद ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग और उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारी जगह पे हमने बाय 2 व्हीलर ट्रैवल किया है। आप हमारे ट्रैवल वीडियोस भी देख सकते हो, दे आर सो फन। यहाँ के रास्ते अलग है, यहाँ के रूल्स अलग है। और 2 व्हीलर की खर्चा कितना होता है, तो 2 व्हीलर का आपको इंश्योरेंस देना है, जो मंथली चार्जेस होते हैं 40 to 50 यूरोज़। डिपेंड करता है कि आप किस इंश्योरेंस कंपनी से ले रहे हैं। तो एक इंश्योरेंस कंपनी की लिंक मैं दूंगी, जिससे आप कंपेयर कर सकते हो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ के बेनिफिट्स एंड प्राइस क्या है। तो वो भी आप जैसे कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम बड़ा इंश्योरेंस लेते हैं, और जब हम ट्रैवल नहीं करते, स्पेशली विंटर, तब हम छोटे अमाउंट वाला इंश्योरेंस लेते हैं जो कम चीज़ें कवर करती है, स्पेशली कुछ डैमेज होना या चोरी होना। अदरवाइज ट्रैवल करते तो हमें थर्ड पार्टी का लेना होता है। देयर सो मेनी फैक्टर्स जो हमें काउंट करना होता है। और उसके बाद हमें टैक्स भी पे करना होता है। तो 2 व्हीलर का टैक्स होता है, जैसे रॉटरडैम में हमने 8 यूरो से स्टार्ट किया था 2 साल पहले, और अभी हम 10 यूरो पर मंथ दे रहे हैं। तो ये बढ़ता भी है टाइम टू टाइम। तो ये 2 व्हीलर की बात होगी। अभी 4 व्हीलर की बात करते हैं। तो 4 व्हीलर हमने आज तक ली नहीं है यहाँ पे, बट हमें बेसिक नॉलेज है कि आपको सेकेंड हैंड लेनी है तो 5000 यूरो से स्टार्ट होता है, और वो कितना भी बढ़ सकता है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। एंड इसका इंश्योरेंस कॉस्ट होता है 140 to 150 यूरोज़, डिपेंड करता है आप कौन से फैक्टर्स को काउंट कर रहे हैं। एंड इसका टैक्सेस होते हैं मंथली नहीं, बट हमने ईयरली देखा था, तो इट्स लाइक मैक्सिमम 500 यूरोज़ ईयरली। तो इतना आपको टैक्स पे करना पड़ता है। एंड रही बात
लाइसेंस की, तो यहाँ पे लाइसेंस कैसे होगा, तो जैसे कि आनंद हाईली स्किल्ड माइग्रेंट के हिसाब से नीदरलैंड में आया था, तो उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो तुरंत एक्सचेंज होकर नीदरलैंड्स का ड्राइविंग लाइसेंस मिला, जो हमें ऑल ओवर यूरोप में अलाउ है ड्राइव करना। एंड इसमें 2 व्हीलर भी आता है, 4 व्हीलर भी आता है, क्योंकि नीदरलैंड्स में आपको 4 व्हीलर का लाइसेंस मिला है तो 2 व्हीलर के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है, एंड वो बहुत टफ प्रोसेस होता है। तो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस में आप 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों होता है इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस में, तो बेनिफिट है कि आप यहाँ पे दोनों ड्राइविंग लाइसेंस साथ में ले सकते हो। और मैं आनंद के साथ डिपेंडेंट वीज़ा पे आई थी, तो मेरा भी एक्सचेंज हो गया था आनंद की दुआ से तो यस, मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस है यूरोप का, आनंद के पास भी है, बट अब तक हमने बाइक चलाई है। बट अभी हम आइसलैंड जाने वाले हैं आने वाले सितंबर में, तब हम कैंप वैन चलाएंगे, जो भी अलाउ होता है हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पे। रही बात पार्किंग की, तो 2 व्हीलर की पार्किंग फ्री होती है, जैसे साइकिल हम कहीं पे पार्क करते हैं उसके साइड में आप 2 व्हीलर पार्क कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे 2 व्हीलर ज़्यादा नहीं होते, तो ज़्यादा नंबर नहीं है, तो गवर्नमेंट भी उसको ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस कंट्रोल नहीं करती है, तो इसलिए फ्री है। और रही बात 4 व्हीलर की, तो नॉर्मल जगहों पे चार्जेस होते हैं 1 to 2 यूरो पर आवर, बट आप सिटीज़ में जाओगे, जैसे एम्स्टर्डम में जाओगे तो 5 यूरो पर आवर, मतलब आप खुद ही काउंट कर लो कितना महंगा होता है। तो यहाँ पे जो हमारे लोकल डच फ्रेंड्स हैं तो सीधे बोलते हैं कि तुम्हें कार की यूज़ करनी है, और बहुत सारे लोग कार ओन ही नहीं करते, बिकॉज इनके गवर्नमेंट ने इतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन बनाया, बाइक के लिए इतने अच्छे रास्ते बनाए, तो दे आर लाइक कि व्हाई यू वांट टू यूज़ अ कार इफ़ यू हैव अ गुड फैसिलिटीज़। तो वही मेंटालिटी हमारी, इसलिए अब तक हमने कार नहीं ली और हम आगे सोच भी नहीं रहे, तो विल सी। तो ये हो गया पार्किंग का। तो आप खुद काउंट कर सकते हो कि पार्किंग के चार्जेस कितने हो सकते हैं, दे आर सो एक्सपेंसिव। तो जब भी लोग बड़े बड़े सिटीज़ में जाते हैं तो कार नहीं ले जाते, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करते हैं। तो यहाँ पे मंथली पार्किंग पासेस भी आते हैं जो आप चेक कर सकते हैं, मंथली या ईयरली पासेस भी आते हैं जो आप चेक कर सकते हो। जैसे कि जिस एरिया में हम रहते हैं हमें 4 व्हीलर पार्किंग नहीं मिली है, बट वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप मंथली उसे पे करके वो पार्किंग खुद के लिए रिजर्व रख सकते हैं। एंड यस, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में इतना ही। कुछ और क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। अभी नेक्स्ट प्लेस पे जाते हैं और नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए आनंद के हाथ दुख गए होंगे। तो ये हमारा लास्ट स्टॉप है और आज भी 7 बज चुके हैं, तो हम 4 बजे तक हालिम में थे और अभी हमने आइकिया गए। कुछ ज़्यादा लिया नहीं, सिर्फ एक पैन गया, और हमने कुछ लिया इसलिए नहीं क्योंकि हम अभी फिर से घर नया ख़रीद रहे, फिर से घर मूव ऑन करना पड़ेगा और उसके हिसाब से डेकोरेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने कुछ नहीं लिया और खाने की चीज़ें ली है। तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं कि खर्चा कितना है ग्रॉसरी का, कपल के हिसाब से हम बताएंगे। तो यहाँ पे आप जो बेसिक चीज़ें लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, ब्रेड लेते हैं या आटा लेते हैं, तो उसका अप्रॉक्सीमेट कॉस्टिंग जाता है 40 से 70 यूरो पर वीक, और ऐसे आप मंथली काउंट कर सकते हो। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किस शॉप से खरीद रहे हैं, तो मैं आगे आपको लिस्ट बताऊँगी। एंड रही बात इंडियन ग्रॉसरी की, वो कहाँ से खरीदते हैं, तो यहाँ पे जैसे कि हम इंडिया में नीचे शॉप होती है वहाँ से लेते हैं, बट हम हमेशा वहाँ से नहीं लेते, हम डीमार्ट जाते हैं क्योंकि वहाँ पे सस्ता मिलता है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी ऐसे लोकल शॉप्स होती है, वहाँ पे एक्सपेंसिव मिलेगा। एंड इंडिया की भी शॉप होती है, उनको टोको बोला जाता है। एंड ये टोको सिर्फ इंडियन नहीं होते हैं, ये एशियन होते हैं, लाइक चाइनीज़ वाले चीज़ें मिलेगी, अफ्रीकन वाली चीज़ें मिलेंगी, तो ऐसे वो टोको होते हैं। तो हमें ढूंढना पड़ता है कि इंडियन वाला कौन सा है, तो उसके अंदर पाकिस्तानी भी होता है, इंडियन भी होता है, तो फ्यूजन होता है इन शॉर्ट। तो ऐसे शॉप पे आप जाके ले सकते हो, या आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो जो हमें अफोर्डेबल लगता है। तो 1-2 लिंक होगी, 1-2 लिंक हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ई-किराना हम यूज़ करते हैं बर्तन लेने की, जैसे कि हमने इडली का बर्तन लिया, हमने मसालदानी ली, तो ये सब चीज़ें हम वहाँ से लेते हैं। तो उसकी लिंक मैं दूंगी। और एक ग्लोबल कौन सा है, ग्लोबल फूड हब, हाँ,
और एक ग्लोबल फूड हब है, वहाँ से हमने लिया इस साल। लास्ट टाइम हमने किसी और पता नहीं कौन सी वेबसाइट थी, उन्होंने बहुत हमें अप्स एंड डाउन्स किए थे। एक तो डिलीवरी लेट की थी, पैकेजिंग अच्छी नहीं थी, आधी चीज़ें दी थी आधी चीज़ें नहीं दी थी, तो हमें रिफ़ंड वगैरह लेने में बहुत दिक्कत थी। बट दे कोऑपरेट बट लेट बट दे डिड। फिर हमने अभी नई वेबसाइट हम यूज़ करे। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का मतलब है कि ऑनलाइन मंगाओ। तो आप ऑनलाइन मंगाओगे तो साल में आपको 200 से 300 यूरो लगेगा, लाइक दाल लेने के लिए, मसाले लेने के लिए और जो भी आप लेते हो। और रही बात आटे की, तो हम यहाँ का लोकल आटा यूज़ करते हैं। एंड वो कैसा यूज़ करते हैं मैं आपको अलग से ब्लॉग में बताऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो आटा आता है वो मैदे की तरह आता है, तो उसकी रोटियाँ इतनी अच्छी आती नहीं है। तो फिर मैं उसके अंदर मक्के का आटा मिक्स करके उसको इंडियन के आटे की तरह बना लेती हूँ और उससे रोटियाँ फूलती भी अच्छी भी रहती है लॉन्ग टाइम तक। तो ये रहा इंडियन ग्रॉसरी का। तो ऐसे ही आप वेजिटेबल्स आपको सस्ती और अच्छी लेनी हो तो आप फार्मर्स मार्केट जा सकते हैं। तो जैसे रॉटरडैम में हमारे पास में था तो हम जाते थे और वो भी हमेशा जाना नहीं पड़ता आपको, महीने में 2 बार जाना पड़ता है। और वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल होती है, सस्ती वेजिटेबल होती है एंड बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है जो सुपरमार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। और बेस्ट पार्ट ये होता है कि आप वो क्लोजिंग टाइम सपोज 5 बजे तो 1-1.5 घंटे पहले जाओ, तो उससे आपको सस्ती और सेल में चीज़ें मिलती है। जैसे इतने सारे कैप्सिकम मिल गए, टमाटर मिल गए और हाँ, और मिर्ची मिल जाती है जो यहाँ पे नहीं मिलती है। और कोथिंबीर मतलब धनिया की जुड़ियाँ मिलती है, विच इज़ फन। बट यहाँ पे से भिंडी मेथी ये सब नहीं मिलता, बट शेपू पालक मिल जाती है, पालक मिल जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है जो आप आजकल हमें एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ से सीधे मार्केट एम्स्टर्डम में है और बहुत दूर है। हम हमेशा प्लान करते हैं कि नेक्स्ट सैटरडे जाएंगे, बट अभी आके 4 महीने हुए हम तक फार्मर्स मार्केट नहीं गए। तो देखते हैं कभी प्लान बनता है तो जाते हैं, और वहाँ की प्राइसेस मुझे भी लगता है सही होगा। एंड तो ये था वेजिटेबल्स की। अब सुपरमार्केट की बात करते हैं। तो मैंने आपको इंडियन स्टोर बताया, टॉको करके होता है, तो आपको 1-2 चीज़ लानी है तो आप वहाँ से ला सकते हैं। एंड घी, अचार ये भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, बट घी आप बटर से बना सकते हो, आप ऑनलाइन रेसिपी देख सकते हो। हम नॉर्मली यही करते हैं क्योंकि घी बहुत महंगा मिलता है अदरवाइज़। तो अब हम बात करते हैं सुपरमार्केट के। तो यहाँ पे जैसे हमारा डी मार्ट है सस्ता वाला, या जियो मार्ट है सस्ता देता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे डर्क है, वो मार्क है, लीडल है, ऑल्डी है। तो उस सुपरमार्केट से आप लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा ऑन एन एवरेज। और अल्बर्ट हाइन है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है, बट वो बहुत एक्सपेंसिव है। और एक चीज़ हम फॉलो करते हैं कि कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ें कुछ स्पेसिफ़िक एरिया से लेते हैं, एरिया नहीं सुपरमार्केट से लेते हैं। जैसे कि अल्बर्ट हाइन बहुत एक्सपेंसिव, बट वहाँ पे स्लॉग रूम जो होता है अमूल की क्रीम जो हम सब्ज़ी बनाने में डालते हैं, तो वहाँ पे सस्ता मिलता है बाकी के शॉप से। तो अभी तो हम वीगन की साइड जा रहे हैं, तो हम कोकोनट मिल्क ही यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम वो भी वहाँ से नहीं लेते हैं। और एक और चीज़ होती है कि अल्बर्ट हाइन हमारे घर से पास में है, तो कभी कभी जल्दी में कुछ लेना होता है तो हमें वहाँ से ही लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे हम एक फंडा यूज़ करते हैं कि वहाँ पे ना बहुत सारे टाइम है ना एक स्पेसिफिक सुपरमार्केट में एक स्पेसिफिक वेजिटेबल डिस्काउंट में मिलती है, तो आप वो भी दिमाग लगा सकते हो कि आज गोभी डिस्काउंट में गोभी बना ली, तो अपने मूड के हिसाब से मत लो, डिस्काउंट के हिसाब से लो। तो ये चीज़ें होती हैं। एंड सुपरमार्केट की बात की जाए एंड वेजिटेरियन की बात की जाए जो मोस्ट ऑफ दी इंडियंस होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि वीगन फूड खरीदते हैं, क्योंकि इनके हिसाब से यहाँ पे वेजिटेरियन अंडा एंड फिश भी आता है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है कैलकुलेट करना कि किस में है किस में नहीं है। बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको ब्रांड्स और शॉप्स पता चलेगी, और कहाँ सस्ता है कहाँ महंगा है, ये सब आप दिमाग से कैलकुलेट करके चीज़ें खरीदोगे, क्योंकि यहाँ पे MRP नहीं होती है, यहाँ पे स्टोर के प्राइसेस होते हैं। तो ये थी ग्रॉसरी की। तो अभी आज का शाम होने वाला है, बारिश का मौसम लग रहा है, और अभी हमें 17 किलोमीटर साइकिल चलानी है, तो अब चलाते हैं। तो आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि क्या बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है पर मंथ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा टोटल कितना हुआ, एंड हम लोग उसको कन्वर्ट करके भी दिखा देंगे, एंड प्राइस चार्ट भी दे देंगे जो हम लोगों ने पूरा बताया, वो स्पेसिफिकली हर चीज़ का कन्वर्जन कितना होता है और टोटल कितना लगता है। तो वो पूरी लिंक आपको भी लिंक में भी दे दूंगा, मैं एक ब्लॉग भी दे दूंगा, साथ में स्क्रीन पे भी आपको लिख के आ रहा होगा कि कितना कॉस्ट जाता है। तो इससे आपको आइडिया आ गया होगा कि कितना एक्सपेंस हो रहा है ऑन एन एवरेज 2 लोगों का बेसिकली। और
यस या और मेरे को एक बोलना था कि आप इंडिया में कन्वर्टेड प्राइस से डरना मत क्योंकि लॉजिकली ये भी होता है कि दो लोग कमा रहे बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। देखना कि आपकी सैलरी कितनी है और ये जो हमने पूरा एक्सपेंसेस बताया वो कितना एक्सपेंसेस आ रहा है, उसके बाद सेविंग कितनी हो रही है, तो उसके हिसाब से आइडिया लगेगा कि इंडिया में कितनी सेविंग होती थी और यहाँ पे कितनी सेविंग हो रही है। एंड एक और चीज़ होती है कि स्टार्टिंग में पैकेज यहाँ पे कम मिलता है जब आप माइग्रेट होते हो, जब आप रिलोकेट होते हो तो आपको स्टार्टिंग में पैकेज बहुत कम मिलता है, बट 1 साल के बाद आप ट्राई करोगे ना बहुत अच्छा पैकेज मिलता है। तो ये यहाँ की पॉजिटिविटी और प्लस आप यूरोपियन लाइफस्टाइल जियोगे। इंडिया के कंपैरिजन से वो इतना अच्छा नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया इज़ बेस्ट, बट ऐसा है कि हमें एक्सप्लोर करना है, हमें ट्रैवल करना है, इसलिए हम ये कंट्री चूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे रह रहे। तो आप भी वो सोचना। और रही बात कि इंडिया से क्या लाना है, साइकिल का यहाँ पे कल्चर कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, तो ये सारे ब्लॉग हम लाते रहेंगे और आप हमारे पुराने इंपॉर्टेंट ब्लॉग्स भी देख सकते हो। और या अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमें और बताइए कि आपको क्या किस चीज़ के बारे में जानना है, एंड वो हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी आने की प्लान कर रहा है, जो भी कॉस्ट ऑफ लिविंग देखना चाहता है थोड़े देसी तरीके से, वो इस वीडियो को देख सकता है एंड लाइक कर सकता है, कमेंट कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक चीज़ कि हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हम वीकली ब्लॉग भी लाएंगे शायद कि यहाँ पे लिविंग हम कैसे रहते हैं, हम क्या चीज़ें करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अलग है। पहले हमारे फ्रेंड जो पहले कंपनी थे आनंद की, जो डच फ्रेंड्स थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई जो शायद हम इंडिया में रह के नहीं सीखते या करते। हाँ, थोड़ा इंडिपेंडेंस मिल जाता है हम लोग बाहर, तो वो आप हमारे वीकली ब्लॉग से सीख सकते हो। तो इसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब बहुत मेहनत करते हैं। तो ये पीछे IKEA है, अभी से हम बाय बोलते हैं और 1 घंटे के लिए राइड करते हैं। ओके, चलो फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलते हैं। बाय 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 बाय। हम लोग भी करते हैं।